हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर में। हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जिसमें हमने मेथड्स देखी थी कि हमें कौन कौन सी मेथड पढ़ना है। हमें ओवरऑल 4 मेथड्स पढ़ना है जिसकी हेल्प से हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 मेथड ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर ली हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे और आपको वो दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आज के नए लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, जैसे कि नाम बता ही रहा है अपने आप को कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। वैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब जनरली हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है वो किस फॉर्म में दी रहती है, dy बाई dx फॉर्म में। मतलब y जहाँ पर फंक्शन होता है किसका, x का, तो y किस पर डिपेंड करता है, x पर। तो y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको एक आइडिया लग गया कि x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम चेंज किसको करेंगे, इस मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हम चेंज करेंगे x को, क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको अब हम चेंज करेंगे। तो चलिए इसकी मेथड ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। आई होप आपने अगर वो 2 मेथड्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r, वेयर p q एंड r आर द फंक्शन ऑफ x, या फिर क्या हो सकते हैं वो कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। कांस्टेंट को भी हम क्या x के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसे 4 है तो मैंने यहाँ पर उसके साथ लिख दिया x की पावर 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा x का फंक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली p q एंड r हमारे पास क्या रहते हैं, x के फंक्शंस रहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टेप्स देखते हैं कि अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट स्टेप तो आई होप आपको पता ही होगी, हम 2 मेथड से यही पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है हमारी फाइंड p q एंड r। ठीक है, सो पहली स्टेप हमारी वही की वही है। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, देन आपको कंपेयर करना है, और फिर कंपेयर करने के बाद आपको p q एंड r की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब हमारे अगर मेथड सॉल्यूशन का नाम ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना, तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है हमारा x, उसको चेंज करेंगे हम z में। यहाँ पर मैंने वेरिएबल z लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे z नहीं लेना है, मैं कोई सा और ले लूँ, तो जी हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो। z की जगह पर आप अपना मन चाहा वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन देन आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप भी उसको z में ही कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा, p q एंड r को फाइंड आउट किया, कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। देन सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको चेंज करा हमने z में। तो जब हम ये वाली इक्वेशन को चेंज करेंगे, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे z में, तो ये वाली इक्वेशन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। मतलब ये इक्वेशन ये की ये तो नहीं रहेगी ना। अगर x को मैंने चेंज कर दिया z में, तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो हमने सपोज किया कि वो इक्वेशन ये होगी जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब जहाँ पर आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पर अब y का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट करोगे, z के रिस्पेक्ट। जैसे यहाँ पर y का डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा था, x के रिस्पेक्ट हो रहा था। लेकिन अब जब हमने x को चेंज कर दिया किसमें, z में, तो अब हमारा y का डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट। गॉट इट। यहाँ पर देखिए y का सिंगल डिफरेंशिएशन हो रहा था किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, y का सिंगल डिफरेंशिएशन होगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट। सिमिलरली
ये तो एज इट इज रहेगा, ये R1 लिख दिया। ओके, अब आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ P1, Q1 एंड R1 क्यों लिखा है। अब मैंने आपको बताया P, Q एंड R क्या है, x के फंक्शंस हैं। तो अगर मैं x को चेंज करूंगी किसमें, z में, तो P, Q एंड R की वैल्यूज भी ऑब्वियस बात है चेंज होगी। तो मैंने यहाँ सपोज किया कि वो वैल्यूज क्या है, P1, Q1 एंड R1। ओके, हमने वो सपोज करी कि जब हमने इन फंक्शंस में भी x की जगह पर z पुटअप किया तो हमारे पास वैल्यूज आई P1, Q1 एंड R1। मतलब जब P, Q एंड R आप मानते हो x के फंक्शन है, तो जब हम x को z में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर z पुटअप कर दो, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। उसको हमें एक पर्टिकुलर वे में उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो हम वो वैल्यूज हमने अभी निकाली नहीं है, हमने उसको सपोज कर लिया कि वो क्या है, P1, Q1 एंड R1। समझ में आया। अब हमारी स्टेप, अगली स्टेप ये कहती है जहाँ पर P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास डिसाइडेड है। ये हमें जिन्होंने इस मेथड का इन्वेंशन किया था उन्होंने हमें बताई थी कि इसका डेरिवेशन भी है, अगर आप चाहो तो बुक वगैरह में देख सकते हो। हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हैं कि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो इसके डेरिवेशन वगैरह में। अगर आप चाहो तो बुक से डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन है कि P1 की वैल्यू ऐसी कैसे आई, Q1 की वैल्यू कैसे आई एंड R1 की वैल्यू ऐसे कैसे आई, पर हम डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। बस आपको तो इतना होना चाहिए कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फर्स्ट स्टेप में हमको P, Q एंड R फाइंड आउट करना है। सेकेंड में हमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनानी है जहाँ पर P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू ये होती है। आप तो बस इसको अच्छे से माइंड में रख लो, आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपकी गारंटी रहती हूँ, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या है, d2z/dx² प्लस P/dz/dx अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है Q अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर एंड R1 की वैल्यू है R/dz/dx का होल स्क्वायर। सो ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू ये है। अब आप बोलोगे कि हमारे पास ये तो सारी ही चीजें अननोन है, बस हमारे पास किसकी वैल्यू है, P की है, Q की है एंड R की है। आप तो यही बोलोगे बाकी चीजें तो अननोन है, हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आप इसको ब्रेक करोगे किसमें, इस पार्टों को आप ब्रेक करोगे। मतलब जो भी Q की वैल्यू होगी उसमें जो कांस्टेंट पार्ट आपके पास गिवन रहेगा वही आपको क्या सपोज करना है, Q1। ओके, मतलब आपको इसको ब्रेक करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है, तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी चीज को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो वो एज्यूम किसको करोगे, Q1 को करोगे। किस वे में करोगे, जो Q की वैल्यू आपके पास रहेगी उसमें जो कांस्टेंट पार्ट रहेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपके पास रहेगा, वो आपको क्या सपोज करना है, Q1 एंड दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज dz/dx, d2z/dx², dz/dx का होल स्क्वायर एंड z काफी इजीली आ जाएगा। तो बस आप इतना ही ध्यान में रखना कि जैसे ही आप P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, Q1 से। ओके, उसको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है किस वे में जो Q का न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा वही आपको क्या सपोज कर लेना है, Q1, दैट्स इट। उसके बाद आपकी सारी वैल्यूज इजीली निकल आएंगी और जैसे ही आपकी ये वैल्यूज निकली उनकी हेल्प से आप P1 एंड R1 निकाल सकते हो। समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, P1 एंड R1 को निकालना, फिर इसको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में हम पुट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है। आप जैसे इसका एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पर हाँ, इसके लिए आपको जो CF एंड PI वाले हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट किए थे, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, याद आया आपको, जहाँ पर हमने CF के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस देखे थे एंड देन PI के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे थे। हाँ, आपको वो पढ़ना पड़ेंगे वापस से। मैंने कहा था ना, उस चीज़ का इस्तेमाल हम बहुत सारे चैप्टर्स में करेंगे, एटलीस्ट सेकेंड और थर्ड में तो करेंगे। तो इसके लिए आपको वो वाला टॉपिक आना चाहिए। अगर आपको CF एंड PI निकालते नहीं आते तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि CF एंड PI इस वीडियो में जैसे हम निकालेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं वापस से CF एंड PI का आपको बताऊंगी तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे लिए वो वाली वीडियोस को पहले देख कर आए, अच्छे से समझ कर आना,
देन ये वाली वीडियो को देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो चलिए, आपको कुछ इसमें से नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, पूरा ही नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते चलिए। जैसे फिर एग्जाम की टाइम आप देखोगे ना तो आप मतलब जैसे ये टॉपिक पे आओगे तो हाँ, पहली मेथड में ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये वैल्यूज रहेगी, ऐसे निकालना है, और एक क्वेश्चन देख लोगे तो आपको बहुत इजीली आपका एग्जाम में रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको पूरा का नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपको सॉल्व करना है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ऐसा आपको गिवन रहेगा। अगर आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको स्पेसिफिक नाम अगर दे दिया है तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही आपको सॉल्व करना है चेंज कर कर। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, सिर्फ दे देते हैं कि ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड क्या थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर कर पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे लग रही है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेटिव क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या है 1 + x² का स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो हम पूरी इक्वेशन को 1 + x² के स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा पता है कि आपको थोड़ी सी टफ लग रही होगी, इक्वेशन टफ है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर से आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मेन बात ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या है 1। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ है, तो हमको यहाँ पर इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को इसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पर लिख देना, मैं छोटे छोटे लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है, आपको पता है, ठीक है। बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 1 + x² का स्क्वायर। आपको समझ में आया ना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालना है। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा यहाँ का कोफिशिएंट क्या होता है 1, पर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई, तो हमको इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा है, पूरी इक्वेशन को जो यहाँ पर टर्म है उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, e² बाय dx² प्लस 2x। अब 1 + x² है, यहाँ पर भी है, और अपॉन में भी 1 + x² का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 + x², क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास नीचे एक बचेगा, यहाँ आ जाएगा dy/dx प्लस 4 के अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गई, ये कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम निकालते हैं पी की वैल्यू। पी किसका कोफिशिएंट होता है, dy/dx का। यहाँ पे dy/d का कोफिशिएंट क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p 1 + x²। q किसका कोफिशिएंट होता है, y का। यहाँ पर y कोफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास q² एंड r क्या होता है हमारे पास, जो RHS में जो होता है वो यहाँ पर क्या है 0, तो r की वैल्यू क्या होगा, सिंपली 0। तो हमारे पास p q एंड r की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या थी, थोड़ा याद कीजिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा था, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज किया था हमने z में, और हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमने बनाई थी। तो यहाँ पर आप लिख देना जो मैंने सेकेंड स्टेप में पूरा लिखा था, लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x चेंजिंग इनटू z, वो वाली आपको पूरी लाइन यहाँ पर लिखनी रहेगी, ठीक है।
लेट एक्स चेंज इनटू जेड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको इसको पूरा लिखना है जैसे मैंने आपको सेकेंड स्टेप लिखवाई थी ना वैसा। अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो एग्जाम जो कॉपी चेक करेंगे आपकी वो काफ़ी अच्छे से खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने x को चेंज करा z में, तो हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। सो हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1। ओके, अब हमारे पास क्या निकालना है? p1 q1 एंड r1। अब मैंने आपको बताया था कि आपको इन तीनों वेरिएबल्स में से इसको ब्रेक कर, मतलब सबसे पहले आप कहाँ जुटोगे कि हम कैसे वैल्यूज निकाले, तो हम कहाँ जाएंगे? Q1 पर। ओके, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिखे है ये टर्म्स वगैरह की किसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम कहाँ से ये कोड को कहाँ से ब्रेक करेंगे समझने के लिए? Q से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी चीज़ अननोन है, बस आपके पास P है, Q है एंड R है, और इनकी हेल्प से आप, अगर आपको सिर्फ ये टर्म दी है तो आप P1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है? Q1 से स्टार्ट करना है, आपको एक चीज़ अज्यूम करना है और वो क्या होगी? Q1। ओके, तो Q1 को भी आपको ऐसे अज्यूम करना है कि जो Q में न्यूमेरिकल पोर्शन है, मतलब जो आपका कांस्टेंट है विद साइन, वही आपको क्या होगा? Q1। यही शॉर्ट ट्रिक है, आप दूसरी चीज़ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। जैसे एग्जाम में हम क्या चाहते हैं? हमारा आंसर जल्दी आ जाए, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आप यही तरकीब लगाइएगा जैसा मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ Q1 इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय dz बाय dx का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैं ऐसा कह रही हूँ, जो हमारे पास Q की वैल्यू है उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मतलब जो कांस्टेंट पोर्शन है, वही हमें Q1 को सपोज कर देना है। ठीक है, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है कि क्या वैल्यू ले। कुछ लोग अपने मन से भी वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो आगे जाकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। मतलब सॉल्यूशन तो वही रहता है, मतलब जब आप रिजल्टेंट इक्वेशन जो बनेगी आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। इसके लिए इजी मेथड क्या है? बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं पालना है। जो कांस्टेंट है वही का वही आप Q1 सपोज कर लो। ओके, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट? 4, तो हमने Q1 को क्या सपोज कर लिया? 4। इसको सपोज कर लिया हमने 4। ओके, आपको समझ में आया? बस आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, बस जो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिकल है, वही आपको क्या सपोज करना है? Q1। ओके, आप चाहो प्रैक्टिस के लिए तो आप दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हो। आप ट्राई करना यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू लेकर, जो आपको अच्छा लगे, वैल्यू नंबर जो अच्छा लगे वो लेकर, और एक ये वाला जो मैं मेथड बता रही हूँ उस तरीके से, तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इससे आपको, क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कौन सा नंबर ऐसा होगा जो इजीली इसमें क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इजीली आपका ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अगर आप मन से लोगे तो क्या होगा? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे ये वाली वैल्यूज आसानी से निकले। आसानी से निकालने का बस अभी तो आपको टाइम बचाने के लिए यही है, ये वैल्यूज जो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है वही की वही आप ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कि कितनी जल्दी ये वाली वैल्यूज आती है। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए मैं इसीलिए बोल रही थी, देखिए मतलब बस आमने सामने कट होने के लिए ही हमने क्या करा? दोनों की वैल्यूज क्या करी? सेम रखी। अगर आप यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे 4 से डिविजिबल अगर मैं यहाँ पर 16 ले लेती तो क्या होता है? यहाँ पर 4 बचता, फिर 4 को इधर लेकर आना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। जब हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे ना, तो हम क्या चाहते हैं? इजी से इजी इक्वेशन बने। ये 4 कैंसिल आउट। ओके, तो हमारे पास देखिए dz बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई। अब ये स्क्वायर को मैं क्या करती हूँ? होल का कर देती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो मैंने ये
स्क्वायर को हटाकर होल टर्म का स्क्वायर कर दिया, होल टर्म का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास एक टर्म आ गई dz/dx स्क्वायर की, dz/dx के होल स्क्वायर वाली टर्म आ गई। अब हमें क्या क्या निकालना है, dz/dx, d स्क्वायर z/dx स्क्वायर, dz/dx का होल स्क्वायर एंड z, ठीक है। चलिए अब अगर दोनों साइड से मैं स्क्वायर रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, dz/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 + x², हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, d स्क्वायर z/dx स्क्वायर, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो d स्क्वायर z/dx स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, चेन रूल से होगा। पहले ये टर्म रहेगी जिसकी पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, -1। आई होप आपको चेन रूल आता होगा, डिफरेंशिएशन का आता है, आई होप सिर्फ आपको आता होगा चेन रूल, इतना तो बेसिक है, आपको आता होगा यार, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। अब ये वाली टर्म की पावर क्या है 1, ऊपर गई -1, फिर -1 इंटू -1, ओ -1 पावर हुई ऊपर जाकर, फिर उसमें से एक माइनस करना है, तो ये एक माइनस वो, और आगे क्या आता है हमारे पास n, और n की वैल्यू ऊपर है क्या -1, तो ये -1, गॉट इट, ये -1। आप समझ पाई लेते हो मुझसे छोटे छोटे से कंसेप्ट भी, ठीक है। ये हो गया, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, देन हम इसके अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट। हमारे पास बचा क्या x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये माइनस वाली टर्म एज इट इज, 1 + x² की पावर कितनी है -2, मतलब अपॉन में जाएगी +2 बन जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x के अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर। ओके, ये टर्म आ गई। अब हमारे पास कौन सी टर्म बची है जिसको हमें निकालना है, z। तब यहाँ पर क्या क्या, dz को इधर ही करने दिया और dx को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/1 + x² का dx के रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, तो इधर से z की वैल्यू आ जाएगी, z = इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये हो गई हमारे पास z की भी वैल्यू। तो हमारे पास चारों वैल्यूज निकल आई, dz/dx के होल स्क्वायर की, dz/dx की, d स्क्वायर z/dx स्क्वायर की एंड z की। तो हम बोलोगे z की तो इस फॉर्मूले में काम ही नहीं पड़ता है, तो क्यों निकालते हैं हम, z और x के लिए हम एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं, ताकि क्योंकि हमको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिए क्या वो z के फॉर्म में दिए, नहीं, z क्या है वो तो एक ऐसा वेरिएबल है जो हमने चुना है, उसमें जो हमको गिवन थी वो क्या थी, वो x के फॉर्म में थी, हम तो हमको आंसर भी किस फॉर्म में देना रहेगा, x के फॉर्म में। हम उसको z के फॉर्म में आंसर नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमको इक्वेशन कैसे दी है, x के फॉर्म में दी है, तो हमको जो रिजल्टेंट आंसर रहेगा, समझो, मतलब जो हम रिजल्टेंट आंसर की तरफ आएंगे वो z के फॉर्म में आएगा, पर हमको उनको किस फॉर्म में देना है, x के फॉर्म में देना है, तो वहाँ पर हमारी हेल्प करता है z और x के बीच में ये रिलेशन, जहाँ पर हम z की वैल्यू निकालते हैं। ओके, वो हम आगे देखते हो। हमारे पास Q1 की वैल्यू है, अब हम T1 एंड R1 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब इधर साइड हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, आपने आए हो अपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब इधर साइड हम रफ करते हैं। T1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, T1 की वैल्यू में कौन सी टर्म है, d स्क्वायर z/dx स्क्वायर, उसकी टर्म हमारे पास वैल्यू क्या है, ये -2x अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप कर रही हूँ, आप पूरा फॉर्मूले वाइज लिखना, आप प्रॉपर लिखना, क्योंकि अपने पास स्पेस की बहुत कमी रहती है, मेरे पास भला इतना बड़ा बोर्ड है मुझे स्पेस की कमी रहती है।
क्योंकि मैं थोड़े से बड़े लेटर्स लिखती हूँ, शायद इस वजह से मेरे पास जगह थोड़ी सी कम बच जाती है। तो आप कैसे लिखोगे प्रॉपर, P1 के वैल्यू में आप पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना, फिर आप वैल्यूज पुटअप करना है, ठीक है। अपन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। फिर हमें और क्या चाहिए, प्लस 3dz/dx। तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। P की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x अपॉन 1 + x² इंटू dz/dx। dz/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 1/1 + x² के होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म 1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2x/1 + x² का स्क्वायर है, एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 + x² इंटू 1 + x²। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा होल का। तो ये हो गया स्क्वायर का। अब यहाँ माइनस की टर्म प्लस की टर्म दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर 0। तो हमारे पास Q1 आ गया है, जो कि हमने एज्यूम किया था। T1 आ गया है एंड R1 निकालना है। तो अब हम नीचे भी रफ कर देते हैं। अब R1 की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, R1 की वैल्यू में हमें क्या चाहिए, r/dz/dx का होल स्क्वायर। हमारे पास R की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास R1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमारे पास ऊपर ही डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो हमारा रिजल्टिंग आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो R1 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक है। अब बस हमारा लगभग काम खत्म हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से रफ करती हूँ। Q1 की वैल्यू हमने रखी थी 4। अब हम इसको रफ करते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है, z = tan इनवर्स x। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, z = tan इनवर्स x। यहाँ पास वैल्यू है। चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। इसको भी हटा देती हूँ मैं, +4y = 0 को। इसको थोड़ा सा छोटे में लिख देती हूँ मैं, +4y = 0। ओके। चलिए अब हम देखते हैं P1, Q1 एंड R1 की वैल्यू पुटअप करेंगे हम किसमें, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, d² प्लस P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, पूरी 0। Q1 की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, प्लस का 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा प्लस का 4 = R1। R1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0। तो ये आ गई हमारे पास 0। अब ये इक्वेशन आपको जानी पहचानी लग रही होगी। ये इक्वेशन कैसी है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब CF एंड PI वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो आपको ये वाली इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 1 में स्पेशल CF एंड PI वाला लेक्चर ज़रूर से देख कर आना, ठीक है। मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप एटलीस्ट CF एंड PI वाले आपको अगर फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली ये वाला पोर्शन भी कर सकते हो। जैसे ये वाला पोर्शन तो इजी था ना, अब ये वाला पोर्शन भी अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर आओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैं CF और PI वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वो वीडियोस को देखना। तो आपको ये वाली इक्वेशन भी अच्छे से सॉल्व करते आ जाएगी। ऐसे बच्चे जो अभी CF एंड PI ना निकालते नहीं आ रहे, या फिर जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, तो आप प्लीज़ उसको देख कर आना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं ये मानकर चल रही हूँ ना कि आपको CF एंड PI वाली मेथड आती है। तो चलिए अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी नहीं, मतलब FD अलग करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, d² + 4 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, m² + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m² इज इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू आ रही है हमारे पास ±2i। ओके, तो हमारे पास CF क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा हमारे पास e⁻0α मतलब 0x 0z। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमने जो प्रीवियस CF एंड PI के जो फॉर्मूलेस देखे थे, जो फंक्शन कंडीशंस देखी थी, वो किसके रिस्पेक्ट देखी थी, x के लिए देखी थी। अब यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट। तो वहाँ पर x के फॉर्म में हम लिखते थे, यहाँ पर z के फॉर्म में लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ पर हम CF एंड PI में x वाली टर्म्स लिखते थे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन रहती थी उसमें क्या इंक्लूडेड था, x। लेकिन यहाँ पर अब x नहीं है, x की जगह पर क्या है, z है। तो अब हम क्या करेंगे, z के फॉर्म में CF एंड PI के आंसर्स देंगे। कंडीशंस वही है, फंक्शंस वही है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास अल्फा प्लस माइनस बीटा आई वाला केस लगेगा, यहाँ पर केसेस वही है, बस हमने क्या करा है, जो x के फॉर्म में आंसर्स थे वो हमने z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन अब x के फॉर्म में नहीं है, z के रिस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ये अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के रिस्पेक्ट है, तो इसका CF क्या हो जाएगा, C1 cos 2z प्लस C2 cos 2z ओ प्लस C2 sin 2z। समझ में आया आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस हमने x के रिस्पेक्ट जो फंक्शंस थे उसको z के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब ये हो गया C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। अब PI निकालेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि क्या होगा 1/FD। FD की वैल्यू हमारे पास क्या है, d² + 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड जो है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। समझ में आया। अब हमारे पास हमारा नेट रिजल्टेंट आंसर क्या होता था, CF + PI, CF + PI। अब ये वाली टर्म तो क्या हुई हमारे पास 0, तो हमारा नेट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ CF। तो इज इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमको z के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी क्या, नहीं, z के फॉर्म में नहीं, हमें x के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी। तो हमें हमारा जो आंसर है वो हम z के फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि z क्या है, वो ऐसा वेरिएबल है जो हमने डिसाइड किया है। तो z को हमको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा किस वेरिएबल में, जोन से वेरिएबल में हमें इक्वेशन दी हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, x के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी, अब हमने z के फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए हमने क्या करा था, z और x के बीच में रिलेशन बिल्डअप किया था, जिसकी हेल्प से हम हमारे आंसर में वापस चेंज करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2z चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर cos का और sin का एंगल क्या है 2z, मतलब हमें यहाँ पर 2z की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो अगर मैं बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2z इज इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा ऊपर का रब कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल्स टू C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ में आया, बहुत इजी पोर्शन है। आपको अगर ये P1 Q1 और R1 की आपने वैल्यूज निकाल ली, तो ये पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप CF एंड PI वाले क्वेश्चंस देखकर आना, जो मैंने करवाए हैं वो बहुत इजी करवाया। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहे, आप अगर आपको CF एंड PI में थोड़े डाउट्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप
प्लीज़ मेरे वीडियोस को चेकआउट जरूर से कीजिएगा, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आप उसको वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए, आपका आंसर्स वगैरह मैच कर लीजिए। मैं इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखती हूँ, ओके। सो गाइस, ये रहा हमारा आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 2, जिसको अब आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन मैच कर लेती हूँ। एक्स मैं बोल रही हूँ, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप नोट डाउन कर लेना, का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि फिर आंसर में चेंजेस आ जाते हैं। एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, ओके। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अब आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने अभी तक इसको ट्राई कर लिया होगा पॉज करके और आपका आंसर भी आ गया होगा। अब आप सिर्फ इसको मैच करोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको आपको सॉल्व करना है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड ऑफ सॉल्यूशन से। तो सबसे पहली स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, इन पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है 1। तो चलिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। यहाँ पर भी एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड क्या बचेगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें पी क्यू एंड आर को कंपेयर करना है। पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1 बाय एक्स, क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ओके। पी की वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट रहता है जो कि है माइनस ऑफ 1 बाय एक्स, क्यू की वैल्यू जो वाई का कोफिशिएंट रहता है मतलब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड आर की वैल्यू जो हमारे पास RHS में दी रहती है 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी, x को हम चेंज करेंगे किसमें, z में, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरी लाइन लिखनी है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज कर रहे हैं z में। तो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जो कि होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस q1 डी वाई बाई प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1, ओके। डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1। अब मैंने आपको बताया आपको p1 q1 और r1 की वैल्यू ये है, पर आप इसको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे, q1 को एज्यूम करने से। और वो किस तरीके से करोगे, आपको q का क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी है वही आपको एज्यूम कर लेना है। आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना है सोचने में कि कौन सी वैल्यू ले। अगर आपको सरल इजी से इजी और कम से कम समय में सॉल्व करना है तो बस आप क्या कीजिए, q की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को q1 सपोज कर लीजिए, ओके। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, q1 को हमने सपोज किया, q1 की वैल्यू किसके बराबर है, q के अपॉन में माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर के अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। आपको मैं फिर से बता रही हूँ, आपको पहले क्या करना है, ये वाली पूरा q1 की वैल्यू लिखना है, देन आपको यहाँ पर जंप करना है, ओके। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ओके। चलिए, अब ये हमारे पास आ गया। अब हम q1 को क्या सपोज कर लेते हैं, ये स्क्वायर हमने q1 को सपोज किया माइनस ऑफ 4, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है -4। चलिए, हमने यहाँ सपोज कर लिया q1 इज इक्वल्स टू 4, q1 इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा लेना है। q1 इज इक्वल्स टू सपोज करा -4, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या था -4 पूरा टर्म था तो -4, तो इसके इक्वल में अब क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर के अपॉन में डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब -4 से -4
डायरेक्टली कैंसिल आउट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो बस न्यूमेरिकल वैल्यू है वही की वही इधर आप ले लीजिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया क्योंकि इधर क्या हो गया है 1, इधर से इधर कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हो जाएगा dz बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक टर्म आ गई, अब बोथ साइड हमने स्क्वायर रिमूव किए तो क्या आ गए dz बाय dx इज इक्वल्स टू x, दोनों साइड स्क्वायर रिमूव हो गए तो हमारे पास आ गए x। देन हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर क्या ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगी 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब हमें क्या चाहिए z और x के बीच में एक रिलेशन चाहिए जिसकी हेल्प से जो हमारा z के फॉर्म में आंसर आया है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं x। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये टर्म की हेल्प लेंगे, हम क्या करेंगे dz को इधर रख देंगे और dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा dz इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x dx। बस हमने क्या करा ये dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया है तो क्या हो गया dz इज इक्वल्स टू x dx। अब ये dz वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम और अच्छे मैनर में क्या लिख सकते हैं 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास x एंड z के बीच में रिलेशन आ गया जिसकी हेल्प से हम x की टर्म को z में कन्वर्ट कर सकते हैं, z की टर्म्स को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन की हमें आगे नीड रहेगी। अब हम देखते हैं हमारे पास सारी टर्म्स आ गई है, तो अब हमें P1 एंड R1 की वैल्यू निकालना है, फिर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में उसे पुट करना है। तो चलिए अब हम रब करते हैं एक साइड, यहाँ पर हम रब कर देते हैं। P1 एंड R1 की वैल्यू निकालना है। P1 इज इक्वल्स टू क्या है डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमारी ये वाली टर्म जो कि 1 के इक्वल है ये हो जाएगी 1 प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स, तो प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 बाय एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास क्या है एक्स, एक सेकेंड यहाँ पर माइनस थी हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास -1 बाय एक्स थी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने रब कर दिया है हमारे पास, हाँ p की वैल्यू -1 बाय एक्स थी। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स हमारे पास क्या हुआ 1, फिर p की वैल्यू हमारे पास -1 बाय एक्स थी, देन डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x। सो अब इसके अपॉन में आ जाएगी ये वाली टर्म जो कि है एक्स स्क्वायर। अब ऊपर देखिए ये वाली x से ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली P1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है R1 की वैल्यू निकालना है। सो हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं थोड़ा सा, एंड R1 इज इक्वल्स टू क्या होता है R के अपॉन में क्या होता है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो कि है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8 sin एक्स स्क्वायर। समझ में आया आपको? तो हमारे पास P1, Q1 एंड R1 तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम जब हमारे पास P1, Q1 एंड R1 तीनों की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में पुटअप करते हैं, देन उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए जो सॉल्व करते हैं हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या है -4 और ये रिलेशन हमें काम आएगा तो इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए अब इधर साइड हम रब करते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में जो कि क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाली अल्टीमेटली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट टर्म क्या है Q1 की वैल्यू कितनी थी -4, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है 8 sin x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई।
बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि जब हमारे डेरिवेटिव कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में होते हैं, मतलब हमारे पास dy बाई dx वाली टर्म रहती है, तो p, q एंड r हमारे पास कैसे फंक्शन रहते हैं, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर किसके फंक्शन होंगे, x के। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था कि अगर dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव कोफिशिएंट है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, मतलब या फिर ऐसा कहे कि जब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट हुआ है और इस टाइप के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है, तो p, q एंड r या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, x के फंक्शन होंगे। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव कोफिशिएंट जो है वो किसके रिस्पेक्ट है, z के रिस्पेक्ट, मतलब y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा था और डेरिवेटिव कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट बन रहे थे, तो हमारे पास p, q एंड r कैसे आ रहे थे, x के फंक्शन थे या फिर कांस्टेंट थे। यहाँ z के रिस्पेक्ट है तो क्या होंगे, p, q एंड r या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, z के फंक्शन होंगे। समझ में आया? बस यहाँ देखिए यहाँ x y के रिस्पेक्ट जो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट, तो p, q एंड r तीनों टर्म या तो कांस्टेंट होंगी या फिर x के फंक्शन में होगी। अब यहाँ z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव कोफिशिएंट आपका किसके रिस्पेक्ट है, z के रिस्पेक्ट है, तो आपका p, q एंड r तीनों टर्म्स या तो कांस्टेंट होगी या फिर कैसी होगी, z के फंक्शन होगी, z के फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर मतलब ये क्या z पे डिपेंड कर रहा है, ये तो x पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरी r वाली टर्म किस पे डिपेंड कर रही है, x पे कर रही है, पर इस टाइप की इक्वेशन में किस पे डिपेंड करना चाहिए थी, x पे डिपेंड करना चाहिए थी, मतलब हमको ये x स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, z के फॉर्म में, और उसके लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये रिलेशन। ठीक है, तब एक्स स्क्वायर को हमको चेंज करना है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2z। चलिए तो इसको पुट अप करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8 साइन 2z। समझ में आया? अब इसकी हम क्या करेंगे, एफ डी अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 साइन 2z। ओके, अब सी एफ निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0, जो बनेगी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। समझ में आया? और इस केस में क्या हमारा सी एफ क्या बनेगा, c1 e टू द पावर 2z प्लस c1 e टू द पावर माइनस ऑफ 2z। यहाँ पर हमने जब सी एफ एंड पी आई के फॉर्मूले पढ़े थे तब dy बाई डी एक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने पढ़े थे, पर यहाँ क्या है, dy बाई डी जेड में। जब हमने x के रिस्पेक्ट में हमारे डेरिवेटिव कोफिशिएंट के रिलेटेड सी एफ एंड पी आई निकाले थे, तो सारे जो हमारा केसेस थे वो हमने x के रिलेटेड x के फॉर्म में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर z के फॉर्म में है तो हम उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, z। गॉट इट? हमारे पास सी एफ आ गया, अब हम पी आई निकालेंगे, तो पी आई के लिए हम इधर साइड रब कर देते हैं, ठीक है, पी आई इज इक्वल्स टू 8 साइन 2z क्या अपॉन में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4। अब आपको ये केस पता होगा, ये केस हमने पीआई के जब पीआई का लेक्चर कंप्लीट किया था तो उसमें हमने ये केस स्टडी किया था। आपको पीआई में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला लेक्चर से ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब इस केसेस में आपको याद होगा हम डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। अब यहाँ पर डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, ए क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4। चलिए नीचे का भी हम रख कर देते हैं, चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी आई में 8 साइन 2z के अपॉन में माइनस 4 एंड माइनस 4 ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8। अब ये 8 से 8 कैंसिल और ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया, और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है हमारे पास, c1 e टू द पावर 2z प्लस c1 e टू द पावर माइनस ऑफ 2z माइनस साइन 2z। ओके, यहाँ पर सी एफ है, लेकिन
हमको क्या उसने इक्वेशन z के फॉर्म में दी थी? नहीं, उसने तो हमको x के फॉर्म में दी थी। मतलब हमारा y किस पर डिपेंड कर रहा था? x पर। लेकिन हमने x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको ही चेंज कर दिया और उसको हमने क्या बना दिया? हमारा नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने z कहा। तो क्या हम उसको z के फॉर्म में आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि z हमने सपोज किया, उन्होंने तो हमें क्या दिया था? x दिया था। तो हमें अल्टीमेट जो आंसर रहेगा, नेट आंसर, उसको x के फॉर्म में ही देना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है, क्या था? 2z = x²। तो जहाँ जहाँ 2z है वहाँ x² पुटअप कर देते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? c1 e⁻x² + c2 e⁻−x² -sin 2z की जगह क्या रहेगा? x²। ये हो जाएगा y और ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। आपको समझ में आया? एक बार हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। का आंसर c1 e⁻x² + c2 e⁻−x² -sin ये हमारा कंप्लीट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको थोड़ी सी दिक्कत कभी आई होगी तो इधर साइड आ रही होगी पीआई वाले पोर्शन में। बाकी सीएफ और पीआई में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आपको सीएफ एंड पीआई में जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो उस लेक्चर में मैंने सीएफ एंड पीआई काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको भी वो समझ में आ जाएंगे। अब हम इसके लिए, मैं वीडियो शायद तक थोड़ी लेंदी बन रही है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आप उसका आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर सही आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये वाली मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आपने उसका आंसर मुझे बता दिया। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया था ना? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ और उसका आंसर मुझे जरूर से बताइएगा कि आपका क्या आया है। चलिए, आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वो भी इसी टाइप का है। आपको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है आपका d² y dx² प्लस cot x dy/dx प्लस 4y cos² x = 0। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एक बार मैच कर लेते हैं, मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। d² y/dx² प्लस cot x dy/dx प्लस 4y cos² x = 0। ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने मेथड आज पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। और आपका अगर आंसर आ जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो के लिए अब इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी मेथड सॉल्यूशन नंबर 4। सो आज वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।